हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ का पार्ट 2 वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने कल इसका पार्ट 1 वीडियो आपको दिया था, जो पेपर कोड है 822ZZ। इससे पिछले वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था मैथ का बोर्ड का ही पेपर, जिसका कोड था 822DV। यदि आपका पेपर कोड 822DV वाला हो तो आप पिछले वाले वीडियोस को देखें और उससे मैच करें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है मैथ में और कितना गलत। और यदि आपका क्वेश्चन का पेपर कोड 822ZZ है तो इसका जो पार्ट 1 वीडियो है वो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है जिसे हम आज अपलोड कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 22 का पहला क्वेश्चन करा दिया था। उसमें जो 3 क्वेश्चंस और थे उन्हें आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज, उसके आगे से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, तो आज क्वेश्चन नंबर 22 का ख से स्टार्ट करते हैं। 22 के क तक क्वेश्चन हमने कल आपको करा दिए थे। 22 के ख का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ख, इसमें लिखा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, आय का अनुपात यहाँ लिख लीजिए। आय का अनुपात आपको दे रखा है सवाल में 9:7। उसके बाद कह रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधित 3 दे रहा है। खर्चों का जो रिलेशन है 4:3 दे रहा है। खर्चों का अनुपात आपको सवाल में दे रहा है 4:3, यानी 4 संबंधित 3। मतलब ए यदि 9 रुपया कमाता है, मान लेते 2 व्यक्ति कौन है, एक ए और एक बी। तो ए यदि 9 रुपया कमाता है तो कितना खर्चा कर देता है, 4 रुपये। और यदि बी 7 रुपये कमाता है तो 3 रुपये का कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आय है, खर्चा है, तो बचत कैसे निकलती है, जितना रुपया आप कमा रहे हैं उसमें से कितना रुपया आपने खर्च कर दिया और कितना बचाया, वो आय के ही इक्वल होगा, ठीक है। मतलब आप कमाएंगे तो उसमें से कुछ खर्चा करेंगे, कुछ बचाएंगे, तो आय इज इक्वल टू क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपया बचा लेता है, प्रत्येक व्यक्ति, है ना। तो हम मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति हमारे पास, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपया बचा रहा है। तो 2000 रुपया बचाएगा कैसे, 9 रुपया कमा रहा है, 4 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो बचेगा कितना उसके पास, 5 रुपया। और वहीं 5 रुपया किसके बराबर हो रहा है, 2000 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट तो लगाना नहीं है, हमें अपने नियम के तहत चलना है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं करना। तो हम मान लेते हैं कि माना 2 व्यक्ति ए व बी हैं, माना 2 व्यक्ति कैपिटल ए व बी हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यदि 2 व्यक्ति ए व बी हैं तो ए का आय कितना होगा, यहाँ से लिखते हैं ए की आय। तो ए की आय कितनी हो जाएगी भाई, ए की आय हो जाएगी कितना, 9x हो जाएगा, ठीक है। अनुपात को अलग करना है तो इसमें सिंपल क्या करेंगे, किसी डिफिनिट नंबर से, मतलब किसी अननोन क्वांटिटी से आप इसमें गुणा अथवा भाग कर दीजिए, रेशियो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ए की आय कितनी है, 9x रुपया। और दूसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है बी, तो बी की आय कितनी होगी, ये हो जाएगा 7x, ठीक है। ये जो रेशियो दे रखा है, ये जो रेशियो दिया है, ये आय का हो गया। ए की आय 9x रुपया, बी की आय 7x रुपया। अब ए और बी खर्चा भी कर रहे हैं, तो ए का खर्च कितना है, 4x, वाई में मान लेते हैं, ठीक है। जो खर्चा है उसे हम किसी अदर वेरिएबल से मान लेते हैं खर्चा y रुपये के टर्म में करेगा, तो 4y खर्चा करेगा, इतना रुपया खर्च कर रहा है। तो b का खर्च कितना होगा, ये हो जाएगा 3y रुपीज़, ठीक है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे शर्त दिया है, तो शर्तानुसार या फिर प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, दोनों में से ए और बी में से प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपये बचा रहा है, 2000 रुपया प्रति माह बचा रहा है। तो ये जो वेतन का रेशियो दिया होगा ये भी माह में ही दिया होगा, ठीक है। तो देखिए बचाएगा कैसे, 9 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्चा कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए की जो आय है वो 9x रुपया है, उसमें से खर्च कितना कर रहा है, ए 4y खर्च कर दे रहा है। तो ये उसकी आय में से यदि खर्च निकाल देंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, बचत ही तो आएगा। और ये बचत कितने रुपए के दिया है, 2000 रुपये के दिया है, ठीक है। ये आय किसके बराबर दिया है, 2000 रुपये के। इसको बनाएगा समीकरण नंबर 1।
उसके बाद दूसरा कंडीशन यहाँ दे रखा है, बी के लिए भी यही कंडीशन फुलफिल होगा कि बी यदि 7x रुपये कमा रहा है मासिक का, और उसके बाद वो जो खर्चा कर रहा है महीने का 3y रुपया खर्चा कर दे रहा है, 3y क्या कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है, तो उसकी भी बचत कितनी है, 2000 रुपया। वो सवाल में खुद ही कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा है महीने का 2-2 हज़ार रुपया दोनों बचा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन बना लेंगे कि 9x कमा रहा है, 4y खर्चा कर रहा है, तो बचेगा कितना, जो कुछ भी बचेगा वो 2000 के इक्वल आना चाहिए। सिमिलरली बी कोई व्यक्ति है जो 7x रुपये कमा रहा है मासिक का, 3y रुपया उड़ा दे रहा है महीने का, तो बचा कितना उसके महीने में, तो कह रहा है कि 2000 रुपया बचा रहा है, तो यहाँ से 2000 लिख देंगे। अब सिंपल क्या करेंगे, इसे किसी भी विधि से विलोपन या प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंड का सहारा लेके आप इसे सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यूज निकालेंगे। सवाल में आपसे वो जो पूछा है वो पूछा है उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। मासिक आय, महीने की जो आय है वो क्या है, तो जब तक आप वैल्यूज एक्स वाई का नहीं निकाल पाएंगे, यानी एक्स का नहीं निकाल पाएंगे, तब तक आप बता नहीं पाएंगे कि कितने रुपए महीने के वो कमा रहे हैं, क्योंकि आय का अनुपात आप एक्स के टर्म में ही माने हैं। ठीक है, चलिए जी, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करेंगे, ताकि y के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और उन्हें हम कटा सकें। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 9 3 27x हो जाएगा, -4 3 12y, 2 3 6000 हो जाएगा, 2 3 6000, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इसका 4 में गुणा करेंगे, मतलब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 7 28 आ जाएगा, x माइनस यहाँ से 4 3 12y आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 गुना के 8000। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 और 4 को घटा देते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 में से 27 घटेगा तो माइनस x आ जाएगा, और यहाँ 8000 में से 6000 माइनस 2000 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 रुपया। तो x का वैल्यू 2000 आ गया। ठीक है, y आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y को हमने क्या माना है, y हमने खर्चा माना है, एक्सपेंडेशन माना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर माना है, नहीं खर्चा माना है, तो हमें उसके खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल आय का अनुपात पूछा है, तो आप लिखेंगे यहाँ से a की आय। ठीक है, a की आय, आय आप a की कितने माने हैं, 9x, यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए, कितना निकालें, 2000, तो कितना आ जाएगा, 9 दूना के 18000 रुपया। 18000 रुपया कौन कमा रहा है, a कमा रहा है। उसके बाद b की आय है ना, b की आय, b की आय क्या है, b की आय आप क्या माने हैं, b की आय 7x माने हैं, कितना माने हैं, 7x, तो 7 इंटू एक्स, एक्स कितना निकालें, 2000, तो कितना आ जाएगा, 14000 रुपया। ठीक है, तो ए कितना कमा रहा है, 18000 रुपये महीने का कमा रहा है, और बी कितना कमा रहा है, 14000 रुपये महीने का कमा रहा है। आप चेक करना चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं आप, सिंपल कंडीशन को फुलफिल करा के, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 के ग में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 2 -2 -3 और 2 3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सिंपल आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि कौन सा किस बिंदु पे रखा जाएगा, तो एक रफली एक समकोण त्रिभुज पहले हम ड्रा कर लेते हैं। इसका कोई भी नाम दे देते हैं, और इसके जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसे यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। एक 3 2 दिया है, और दूसरा वाला जो बिंदु है वो -2, -3 है, और जो तीसरा वाला बिंदु दे रखा है उसका वैल्यूज़ है, कोऑर्डिनेट है 2, 3। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष यदि होंगे तो इनमें से आप क्या करेंगे कि तीनों के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालिए, और उसके बाद आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करिए। इनमें से किन्हीं भी 2 भुजा का वर्ग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर यदि आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्या हैं, वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले ए बी का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी की लंबाई, यानी 2 बिंदु के बीच की दूरी का सहारा लेके हम ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको कह लेते हैं x1, इसको कह लेते हैं x2, इसको कहते हैं y1, इसको कहते हैं y2। तो यह आएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 2 5 का वर्ग हो जाएगा 25, प्लस y1 - y2, मतलब y का मान, y1 का वैल्यू 2 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 का हो जाएगा 25, 25 25 कितना आ जाएगा, 50, 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 कर डी में कितना आ जाएगा, 2, 5 कर डी में 2। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली BC निकालते हैं, BC की लंबाई निकालते हैं, BC की लंबाई निकालते हैं। तो BC कैसे निकालेंगे, आपके पास इसको मान लो आप x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, मान रखिएगा। तो 2 रीड 2 4, 4 का वर्ग 16, प्लस 3 धन 3, 3 3 हो जाएगा आपके पास 6, 6 का कितना होगा, 36, 36 में 16 ऐड करेंगे तो 6 6 12 आ जाएगा, और 3 1 4 1 5 52 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 52 आ जाएगा।
तो 13 चौको 52 होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यदि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√13 आएगा, 2√13, 2 कड़ी में 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला AC निकालते हैं। अगला क्या निकालते हैं? AC की लंबाई, है ना, AC की लंबाई निकालते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी का सहारा लेके। इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x1 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का वर्ग कितना आएगा? 1 आ जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 3 माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली करडी में कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि किन्हीं भी दो भुजा के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, शीर्ष होंगे, ठीक है। यानी यहाँ से आप AB का वर्ग करें और AC का वर्ग करें, देखें क्या BC के वर्ग के बराबर आ रहा है। AB का वर्ग करें अब प्लस AC का वर्ग करके ऐड करें, AB का वर्ग करें प्लस AC का वर्ग करें, देखिए कितना आता है। तो आएगा 50 करडी में 50 आएगा, करडी में 50 का वर्ग करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है। और ये करडी में 2 का वर्ग 2 आ जाएगा, तो 50 और 2 कितना आ गया? 52। सिमिलरली BC का वर्ग आप करेंगे, BC का वर्ग आप करेंगे तो BC आपके पास करडी में 52 है, और करडी में 52 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 52, ठीक है। करडी में 52 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 52। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, कि जो BC है, जो BC भुजा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज का कार्य करेगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता तो था नहीं पहले से, इसलिए हमने BC यहाँ ड्रा किया है, बट रियलिटी में BC कहाँ होगा? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ B होगा, यहाँ B होना चाहिए, यहाँ B होना चाहिए, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2, -3। और यहाँ पे आपका A होगा, जिसका कोऑर्डिनेट सवाल के हिसाब से कितना होगा? 3, 2, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष हैं। ये बात सत्य है। आप कैसे कहोगे, कैसे उन्हें बताओगे कि ये बात सत्य है? तो आप कह दीजिएगा कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, है ना। AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अतः ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। आते 22 का घ देखते हैं। कह रहा चित्र में एक फिगर ड्रा किया है, ऐसे फिगर बनाया है, और वैल्यू दे रखा है। इसका नाम कह रहा है A, इसका नाम कह रहा है D, इसका नाम कह रहा है O, और इसका नाम कह रहा है C, और ये है आपका B। आपको सवाल में दे रहा है AO इंटू OB, यहाँ लिखा है OA इंटू OB विच इज इक्वल टू OC इंटू OD, OC इंटू OD। तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। ये हमें क्या है? ये ज्ञात है, ठीक है, ये हमें ज्ञात है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है? कोण A बराबर कोण C दिखाना है, एंड सॉरी कोण A इज इक्वल टू कोण C एंड कोण B इज इक्वल टू कोण D, कोण B इज इक्वल टू कोण D, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो उपपत्ति देखते हैं इसका, यानी इसका प्रूफ देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल, आप ये जो डाटा दे रखा है इस डाटा को यहाँ पुनः लिखिए, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, है ना। कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो सिमिलरली आपको एंगल इक्वल दिखाना है, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा? सिमिलर, है ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को आप यदि सिमिलर कर पाते हैं, समरूप कर पाते हैं, तो समरूप होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल आता है, और संगत कोण भी आपस में क्या आ जाते हैं? बराबर। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखेंगे कि जो ये कंडीशन दिया है, क्या इस कंडीशन से जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए जी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, मतलब इसको देखते हैं, OA इंटू OB लिखा है, OA इंटू OB इज इक्वल टू है OC इंटू OD, है ना। चलो भैया, OA के अपान में OC कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, OA अपान OC, OA अपान OC इज इक्वल टू OD अपान OB। एक बार चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। OA के अपान में OC इज इक्वल टू OD अपान OB, है ना, OD अपान OB। जी बिल्कुल सही है, जी सही है। OA अपान OB, OA अपान OC, अच्छा ये हो रहा है। OA के अपान में ये भुजा आ रही है और OD के अपान में ये भुजा आ रही है, ठीक है। अच्छा, दो भुजाओं का अनुपात तो इक्वल आ गया, दो भुजाओं का अनुपात इक्वल आ रहा है, तो दो भुजाओं का अनुपात और उनके एक बीच का कोण भी आप दिखा दीजिए। तो यहाँ से ये कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख से, तो आप यहाँ दिखा सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, एंगल COB,
है ना, COB। हालांकि आप किस ट्रायंगल में बातचीत किए हैं पहले आपको ये बताना पड़ेगा ना, आपको ये पहले बताना पड़ेगा कि आप किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, है ना। तो आप सबसे पहले ये दिखा दीजिएगा कि हम किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम दो ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं उत्पत्ति में पहले, AOD, त्रिभुज AOD एंड ट्रायंगल COB में, ठीक है। तो देखो AO के अपान में CO आया है, AO के अपान में CO आया है, ठीक है, और OD के अपान में OB आया है, OD के अपान में OB आया है, और उसके बाद जो कोण O है, यहाँ पे भी जो कोण O है उसके इक्वल आया है। तो दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाएं, दो भुजा उनके बीच का कोण, दो भुजा उनके बीच का कोण, त्रिभुज का हो जाएगा सिमिलर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल COB। जब ये सिमिलर हो जाएगा तो आपको प्रूफ क्या करना था, आपको सिद्धि क्या करना था, A बराबर C दिखाना था। तो यहाँ दिखा दीजिएगा कोण A बराबर कोण C, और दिखाना था कोण जो D है वो B के बराबर होगा, या यूँ कहिए कोण D बराबर कोण B, या कोण B बराबर कोण C। तो यहाँ से कोण D इज इक्वल टू कोण B, ठीक है। इति सिद्धम, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 22 के अंगा में वो लिखा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि के एक बिंदु P से, ये आपकी भूमि है और भूमि पर एक बिंदु क्या है, P। कह रहा P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से 10 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, ठीक है। ये 10 मीटर हाइट है, मकान है यहाँ पे, P से 10 मीटर ऊंचाई पे ये कोई भवन है। इस भवन का नाम हम मान लेते हैं सपोज A। कह रहा कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। यहाँ का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, शिखर का इस बिंदु पे 30 डिग्री है। अच्छा जी। फिर कह रहा कि भवन के शिखर पर एक ध्वज है, यानी यहाँ पे क्या लगा है, एक झंडा लगा है। इस पे क्या लगा है, एक झंडा है, ठीक है। से एक झंडा लगा है, ध्वज पे एक झंडा है। तो हमसे कह रहा है कि शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण, P से उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी ये P पॉइंट्स यहाँ पे है, ठीक है। P पॉइंट्स कहाँ है, यहाँ पे है। कह रहा कि भवन के शिखर पर एक ध्वज है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी इस झंडे का जब यहाँ पे एंगल मेजरमेंट किया जा रहा है इसी बिंदु पर, P बिंदु पर, तो ये कितना आ रहा है मेरे भाई, ये 45 डिग्री आ रहा है। ये एंगल कितना दे रहा है, 45 अंश। ये पूरा 45 है, ठीक है। अच्छा जी। अरे भाई क्वेश्चन कहाँ चला गया। अच्छा जी, कह रहा कि ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है, तो ध्वज दंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी बताइए। ये भवन है, ठीक है। यहाँ पे आपका 10 मीटर ऊंचा भवन है, तो इस भवन से P कितनी दूरी पर है, हम मान लेते हैं x मीटर होगा, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस। और ये जो ध्वज दंड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाइट पूछ रहा है, तो इसे हम मान लेते हैं कितना, y मीटर। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें x का और y का वैल्यूज बताने हैं, ठीक है। इसको इसका नाम P दिया है, इसको हम मान लेते हैं A, तो इसे मान लेते हैं सपोज B, और ये है आपका C। हमें AC निकालना है और हमें PB निकालना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो सिंपल, इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक बार समकोण त्रिभुज APB का सहारा लेना होगा ना। मतलब आप बातचीत करेंगे समकोण त्रिभुज ABP में, ठीक है, ABP या फिर PBA में। आप इसमें क्या करेंगे, आपको ये बेस चाहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप, यदि आपको लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो आप tan इस्तेमाल कर दीजिए। लिखिए tan 30 यानी tan 30 बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब 10, आधार कितना x। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आएगा, 10√3 मीटर, है ना। 10 कड़ी में कितना, 3 मीटर। ये आ जाएगी मकान के आधार से बिंदु P की दूरी। इसे आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं आगे तक। कड़ी में 3 का मान 1.732, हालांकि यहाँ भी छोड़ देंगे तो गलत नहीं है।
यदि आपको कड़ी में 3 का मान याद नहीं है तब। तो 10 का यदि 1.732 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। ये भी सही है, यहाँ भी छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है। ये आपका आ गया मकान के आधार से बिंदु P की दूरी। यहाँ लिख देंगे आप मकान से बिंदु P की दूरी बराबर 17.32 मीटर, है ना। एग्जैक्ट यदि उसे बताना चाहेंगे तो इस तरह से लिख देंगे ताकि इस पर अलग इम्प्रेशन थोड़ा सा पड़े। दूसरा, ध्वज दंड की लंबाई यानी y का वैल्यू पूछा है, तो इसके लिए आप पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करिए, है ना। देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे पुनः बड़ा वाला समकोण त्रिभुज हम लेंगे। समकोण त्रिभुज हम लिखेंगे CBP में, CBP में हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो 45 है ना, तो tan 45 लिखेंगे। tan 45 पूरा कोड दिया है, tan थीटा पर लंब बटा आधार। लंब आपके पास कितना होगा 10 + y अपान आधार कितना है x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 17.32। तो पहले आप x लिख लीजिए, फिर बाद में वैल्यूज पुट करिएगा। tan 45 का मान 1 होगा = 10 + y अपान x का मान है 17.32 से ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17.32 = 10 + y। 17.32 में से 10 घटाएंगे तो 7.32 मीटर आ जाएगा y का वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो ध्वज दंड की लंबाई है वो 7.32 मीटर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अच्छे से उसे बताने के लिए, ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर। ये दूसरा वाला आंसर आ गया इसी प्रश्न का। तो ये 22 का क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिख रखा है एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक शंकु का छिन्नक है, तो एक छिन्नक बना लेते हैं। छिन्नक आपने देखा होगा, जस्ट लाइक आप चिमनी देख सकते हैं, आप बाल्टी देख सकते हैं, है ना। जो शंकु होता है उसको शंकु के ऊपरी वाले हिस्से को काट के क्या बनाया जाता है, फ्रस्टम बनाया जाता है, यानी छिन्नक बनाया जाता है, जिसमें एक त्रिज्या जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, दूसरी का होती है छोटी। आपने घर पे ग्लास भी देखा होगा, आपके घर ग्लास होगी तो ग्लास भी क्या है, जो गिलास है जिसमें आप पानी पीते हैं भाई, वो भी क्या है, छिन्नक है। क्योंकि नीचे उसका जो सर्कल साइज का जो शेप होता है वो नीचे कम होता है और ऊपर जब जाते हैं तो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। तो वो भी एक फ्रस्टम ही है, छिन्नक ही है। क्या क्या इसमें दे रखा है, देखिए ये छिन्नक की ऊंचाई होती है ये वाली, और इसको हम R1 मानते हैं या कैपिटल R रेडियस कह सकते हैं। छिन्नक की ये बड़ी वाली रेडियस है जिसको हम स्मॉल R1 लिख सकते हैं। चलिए हमने R1 ही माना है, स्मॉल R1। और ये है R2 जो कि छोटी वाले सिरे की रेडियस होती है, छोटे वाले सिरे की रेडियस होती है। और ये है छिन्नक की क्या, ऊंचाई। डाटा देते हैं क्या क्या दिया है। शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, यानी h का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 45 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है इसके सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हैं। यानी जो बड़ा वाला होता है वो R1 होता है जिसका वैल्यू 28 सेंटीमीटर दिया है, और जो छोटी वाली रेडियस है उसका वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा जी, कह रहा है कि इसका आयतन आपको बताना है, छिन्नक का आयतन निकालना है आपको। उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ यानी CS से निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। इसके बाद आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TS से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और बस इतना ही निकालना। पाई का वैल्यू कहा है कि 22/7 आप प्रयोग करिएगा। तो ये कुछ नहीं सवाल, ये तो एकदम फर्जी सवाल हो गया, मरीला घटिया सा सवाल हो गया। क्योंकि इस सवाल में आपको यदि फार्मूले याद हैं तो फटाफट आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर खटाखट दे सकते हैं। तो इसका आंसर निकालने के लिए TSC और CSC निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी स्लैंट हाइट की, यानी तिरछी ऊंचाई की, है ना। वो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो आपको फार्मूला याद होगा, L बराबर √, होता है h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। कैपिटल L बराबर √h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का क्या, होल स्क्वायर। यहाँ से स्लैंट हाइट निकालेंगे यानी तिरछी ऊंचाई निकाल लेंगे। जैसे ही आप तिरछी ऊंचाई निकाल पाएंगे उसके बाद आप CS से बता सकते हैं, उसके बाद TS से बता सकते हैं, क्योंकि CS और TS में स्लैंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। तो आप पहले ही तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए। देखिए तो कैसे निकालोगे, सिंपल। यहाँ पे h का वैल्यू आपको दिया है 45 का वर्ग करिएगा आप, यहाँ लिखिए 45 का वर्ग, है ना। 45 का वर्ग प्लस कैपिटल R, या फिर यहाँ पे R1 लिख लीजिए, ठीक है। हमने R1 R2 माना है तो आप यहाँ R1 लिख लीजिए, यहाँ पे R2 लिख लीजिए।
यहाँ पे R1 का वैल्यू सवाल में कितना दिया 28, 28 का 28 माइनस 27 है ना, 28 माइनस 27 नहीं यार 7, 28 में से 7 आप घटा देंगे तो कितना जाएगा 21, कितना जाएगा 21 आ जाएगा, 21 का वर्ग कर देंगे, 45 का वर्ग 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 4 5 20 है ना, 5 चौको 20, तो 45 का वर्ग कितना आ जाएगा 20 25 20 25 प्लस 21 का 441 होता है, 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है। अच्छा जी, तो इसको ऐड करिए, 5 में 1 को आप ऐड करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2, ठीक है 2466 आ जाएगा क्या स्लैंट हाइट। तो अब हम इसका आयतन निकालते हैं ना, फ्रस्टम का क्या निकालते हैं आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, इंटू क्या होता है एच, ठीक है। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कहा है 22/7 रखने को। R1 का स्क्वायर, R1 मतलब 28 × 28, स्क्वायरिंग मत करिएगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप दिमाग से इसको सॉल्व करिए, 28 × 28 रखिए। R2 का स्क्वायर 7 × 7, 7 × 7 प्लस R1 R2 यानी 28 × 7, 28 × 7। चलिए इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 × 22/7 इंटू, ध्यान से देखो तो इसमें भी 7 × 4, इसमें भी 7 × 4, यहाँ भी 2 7, इसमें भी 2 7 आएगा, तो इसका मतलब 7 × 7 आप कामन ले लीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ से बचेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, दोनों 7 आप कामन लिए तो 4 चौक 16 बच जाएगा आपके पास, यहाँ से दोनों 7 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, यहाँ से 7 × 4 तो दोनों 7 बाहर, यहाँ 4 बच जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/3 × 22 × 7 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16 4 20 1 21 हो जाएगा ना। अब 21 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सिंपली हमने गुणा भी नहीं किया और हमारा काम भी हो गया। तो यहाँ से आ गया 22 × 7 7 49, 22 × 7 7 49। अब इसको कैसे गुणा करोगे, तो गुणा कर लेते हैं, 49 का 22 में गुणा कर लेते हैं, 49 का 22 में गुणा कर लेते हैं। तो 9 दूना 18 आ जाएगा, 2 18, 2 चौको 8 1 9 और 49 दूना के 98 यानी 8 8 8 16 1 17 और 9 1 10, 1078 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1078। यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में सब है तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फ्रस्टम का जो आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा 1078 घन सेंटीमीटर। उसके बाद है ना, उसके बाद आयतन आ गया, उसके बाद हमसे CSA पूछ रहा है ना। CSA का मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो हम इस आयतन वाले को इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है थोड़ा सा तो इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा तो आप कैसे निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी CSA कैसे निकालेंगे। तो CSA का जो फार्मूला आपके पास होता है कर्व सरफेस एरिया निकालने का वो होता है पाई आर। पाई आप छिन्न का पढ़े थे, पाई आर यल होता है, लेकिन इसमें क्या होगा एल तो रहेगा लेकिन आर के स्थान पे आर नहीं आएगा, यहाँ आएगा R1 + R2 है ना। पाई R1 + R2 इंटू एल। एल आपके पास यहाँ पे है ना, यल आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो सिंपल आप क्या करिए यहाँ पे डाटा रख दीजिएगा, यहाँ पे आप क्या करिए डाटा रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज़ रख दीजिएगा। CSA निकालने के लिए आपके पास L का जो वैल्यूज़ आ रहा है ये काफ़ी रूट के अंदर आ रहा है, तो वैल्यू आपको निकाल लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि परफेक्ट तो निकल नहीं रहा है, कड़ी के अंदर ही डाटा आ रहा है। तो पाई का वैल्यू आप इस्तेमाल करिए यहाँ पे 22/7 रखने को कहा है। L का वैल्यू जो आ रहा है 2466 आ रहा है, ठीक है 2466 आ रहा है। चलिए जी, तो 2466 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, 2466 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। चलिए तो ये 4 का 16, 5 का 25, 4 बार में जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 16, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1। कितना आ जाएगा 1, सॉरी 1 नहीं 0 हो जाएगा ना। 60 उतारेंगे, इसके बाद इसे लेके जाएंगे हम 860 है ना। 9 बार देखते हैं, 9 बार देखते हैं तो 9 9 81, 9 8 72 88 है ना। 9 9 81 हो जाएगा, 9 8 72 88, यह आ जाएगा 9 9 18 आपके पास आ जाएगा, 8 1 9 98 और 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा आपके पास 5, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5 और एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 9 रहेगा। उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो 00 उतारेंगे, ये है 5900, ठीक है। यहाँ यदि एक बार लिखेंगे तो 900 है तो 9 5 45,
और 8 पाँचे 40, 4500 में 400, ठीक है। 9 पाँचे 45, 6 बार देखते हैं। 6 छक्का 36 आ जाएगा, 6 आठे 48 और 3 51 आ जाएगा, 5 बचेगा, 6 नवा 54, 6 आठे 48, 48 3 51, 5 बचेगा, 6 नवा 54 और 54 5, ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार नहीं 5 बार ही लेके जाते हैं। कितनी बार? 5 बार लेके चलते हैं। तो 5 पचे 25 आ जाएगा, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 आठे 40, 2 42 को 2 4 4 आ जाएगा, और 5 9 45 और 4 45 4 49। तो कितना आ जाएगा? 49.5, है ना, 49.5 ये आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा 49.5 आएगा, इंटू R1 प्लस R2। R1 आपके पास कितना है? 28, और R2 कितना आपके पास है? 7। 28 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 35। 28 7 35 आ जाएगा। तो इसे कैंसिल करा देंगे, 7 पाँचे 35 हो जाएगा, 7 पाँचे 35। और यदि हम इसका राउंड अप वैल्यू लें 49.5 को यदि हम 50 ले लें, ठीक है, 50 ले लें लगभग में, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 50, यहाँ से आ जाएगा 5। अच्छा जी, तो 22 पाँचे 110 होता है, 22 पाँचे 110 होता है, इंटू कितना? 50। तो 11 पाँचे 11 और 5, 11 पाँचे 55 होता है। 11 पाँचे कितना हो जाएगा? 55। 11 पाँचे 55 और डबल क्या बढ़ा देंगे? 0। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा यानी CSA आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? जो CSA आएगा वो आ जाएगा आपका 5500 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमने इसका जो निकटतम वैल्यूज निकाला है L का राउंड अप वैल्यू वो 49.5 आ रहा है, जिसे हम क्या मान सकते हैं? 50 सेंटीमीटर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। हमसे पूछा है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी पूछा है हमसे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसे हम मिटा देते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा कि लोअर वाला हिस्से जो अपर वाला हिस्सा है उसका एरिया ले लीजिए, नीचे वाला जो सर्कल बन रहा है इसका एरिया ले लीजिए, और जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है उस तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का होगा आ जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे मांगा है, आप लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला क्षेत्रफल होगा, नीचे वाला क्षेत्रफल होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ऊपर वाला क्षेत्रफल का जो रेडियस हमने माना है वो R2 माना है, नीचे वाले का R1 माना है। तो हम पहले नीचे वाले का जोड़ लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई R2 स्क्वायर, और CSA वाला हिस्सा जो आया इसका पाई R1 प्लस R2 इंटू L। यहाँ से क्या करेंगे? सिंपल पाई हम सब में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर रहने देते हैं क्योंकि हमने इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। तो रख देंगे पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, इंटू R1 28 है तो क्या लिखेंगे? 28 गुणे 28, प्लस पाई का वैल्यू कह रहा है 22/7 रखने को, इंटू R2 आपके पास कितना है? 7, 7 का वर्ग 49, प्लस पाई R1 प्लस R2 इंटू L। पाई R1 प्लस R2 इंटू L का वैल्यू आपने 5500 निकाला है, तो यहाँ डायरेक्ट आप इसका डाटा रख दीजिए 5500, 5500 से कटा दीजिए तो 7 चौक 28 आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा, तो 22 चौक 88 हो जाएगा, इंटू 28 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास 7 7 49 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 14 1 15, 154 आ जाएगा, प्लस 5500 आ जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 88 में हम 28 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 8 8 64 को 4 आ जाएगा, 6 बचेगा आपके पास, 8 8 64 और 64 6 70 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 24 66 24 64 आ जाएगा, 24 64। यहाँ कितना लिखेंगे? 24 64 प्लस 154 प्लस 5500। चलिए जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से 0, यहाँ से 4, यहाँ से 4, 4 4 आपके पास 8 आएगा, पुनः 0 5 यानी 5 और 6 11 आ जाएगा, 6 5 कितना आएगा? 11 आ जाएगा। उसके बाद 5 11 को 1 हासिल 1 बची आपके पास, 5 और 1 6 4 10 और 1 हासिल 11, पुनः हासिल 1 बची है, 5 2 7 और 1 हासिल 8, ठीक है। तो एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 0 4 4 8 आ जाएगा, 0 5 यानी 5 और 6 11 हासिल 1 आएगी, 5 1 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 बचेगी, हासिल 1 बचेगी आपके पास, और 5 2 7 और 1 हासिल 8।
तो इतना वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यहाँ लिखते रहेंगे आप, यहाँ आप लिखते रहेंगे ताकि अच्छा लगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा, 8118 वर्ग सेंटीमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन का अथवा क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। इसका अथवा दे रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक कोई आपके पास वृत्तखंड है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसकी रेडियस 4 दिया है। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि 2 त्रिज्या होगी और एक क्या होगा, चाप होगा। तो 2 त्रिज्या और एक चाप से जो घिरी हुई आकृति होती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे त्रिज्यखंड कहते हैं। और त्रिज्यखंड में पूछा जाए कौन सा त्रिज्यखंड, तो ये लघु त्रिज्यखंड है। कौन सा, लघु। और ये वाली जो आकृति है इधर जो बची कुची है ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो कह रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री दिया है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने अंश का दिया है, ये 30 अंश का दे रहा है। तो कह रहा है एरिया बताइए कितना होगा, और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि लघु का निकाल लेंगे तो दीर्घ का आ जाएगा। तो एरिया का सूत्र क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई को पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू 4 है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 इंटू थीटा आपके पास 30 है अपान 360। 0 से 0 कैंसिल होगा, ये कटेगा आपका, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 नहीं 12। 4 से इसे कटा देंगे, है ना, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौको 16। ये कितना आ जाएगा, 4 पाई बटा के 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो पाई का वैल्यू 3.14 रख के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये आ गया आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपसे पूछ रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो लिखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसमें कुछ नहीं करना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एंगल देखना है कि ये एंगल कितना है। यदि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे जो टोटल एंगल बनेगा वो 330 माइनस 30 यानी 330 डिग्री बनेगा, 330 का बनेगा। तो यहाँ का एरिया कैसे निकालेंगे, ए बराबर सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे केसेज में। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, थीटा के स्थान पर आप लिखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपान कितना 360। यहाँ से आ जाएगा, पाई को पाई रहने दीजिए, रेडियस 4 है, 4 का 16 हो जाएगा इंटू 360 माइनस थीटा यानी थीटा 30 है, तो 330 हो जाएगा अपान 360। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कटाएंगे तो 12 तिहाई 36 और 11 तिहाई 33 हो जाएगा। 4 से कटा देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, तो 11 चौक 44 पाई आ जाएगा बटा कितना 3, 11 चौक 44 पाई आ जाएगा बटा कितना 3। तो ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 44 पाई बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहा है 10 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। 10 सेंटीमीटर रेखाखंड है, ऐसे 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मान लीजिए आप ए बी खींचेंगे। ये 10 सेंटीमीटर का आपको खींचना है, पटरी की मदद से आपने खींचा होगा। उसके बाद कह रहा है कि 3 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो आप क्या निकाले होंगे, इसका अनुपातीय योग। क्या लिखे होंगे, अनुपातीय योग। अनुपातीय योग कितना निकालना, 3:2। तो 3:2 का मतलब 3-2 कितना आएगा 5। तो आपने बिंदु ए या बी पर ऊपर या नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचे होंगे ऐसे, जिसका नाम आप सपोज AX दिए होंगे। उसके बाद आपको क्या करना था इसमें कि जितना भी कोई भी दूरी भर के आपको 5 ऐसे चाप लगाने थे। ठीक है, तो बिंदु ए को केंद्र मान के अपने कोई भी प्रकार में दूरी लेके ऐसे 5 चाप लगाए होंगे। इसको केंद्र मान के पहला चाप, फिर इसको केंद्र मान के उसी दूरी से दूसरा चाप, फिर इसको केंद्र मान के उसी दूरी से तीसरा चाप, ऐसे चौथा चाप और इस तरह से 5वां चाप। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं, फाइनली क्या करते हैं कि फाइनली अंतिम में जो मेरे पास लास्ट वाला बिंदु होता है उसे अंतिम वाले चाप से मिला देते हैं। ठीक है, इन चापों का नाम दे देते थे A1, A2, A3, A4 और ये वाला A5। अंतिम चाप को इसके अंतिम वाले पॉइंट से मीट करा देते थे, यानी मिला देते थे। उसके बाद 3:2 लिखा है, तो इस बात का मतलब शुरू से जो तीसरा वाला मेरा बिंदु होगा यानी A1, A2, A3, इस A3 पर A5 पे जो एंगल बना है इसी के बराबर यहाँ कोण बनाते थे। तो कहेंगे यहाँ पे कोण कैसे पता करेंगे, तो आप प्रकार में कोई भी दूरी भर के ऐसे एक चाप लगाते थे। जितनी दूरी भर के A5 पर यहाँ चाप आप लगाते थे उतना ही दूरी भर के इस पे ऊपर की तरफ चाप लगाना, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि हम संगत कोण बराबर करेंगे तभी रेखा समांतर होगी। तो इसके लिए जो भी आप A5 को केंद्र मान के जो भी दूरी या प्रकार में भर के ऐसे चाप लगा रहे हैं
उतनी ही दूरी भर के A3 को आपको केंद्र मानना है और ऐसे चाप लगा देना था, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, आपको ये वाली दूरी प्रकार को फैला के मेज़र कर लेना था कि ये दूरी कितनी है, ठीक है। इसको केंद्र मान के ऐसे इसको आपको प्रकार में पता कर लेना था कि कितनी है। उसके बाद आपको इसको केंद्र मान के उसी दूरी से एक चाप लगा देना था। उसके बाद इसे पटरी की सहायता से मिला देना था। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। उसके बाद इसका कुछ भी आप नाम दे देते, सपोज इसका नाम यदि आप C दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर C नाम दे देना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछा बस अनुपात में विभाजित करना है, ये पूछा नहीं कि AC और CB नाप के बताइए कितना आ रहा है, तो आप यहीं पे छोड़ देते हैं। रचना के चरण कहा नहीं है, फिर भी ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि हमें ये कहा नहीं है तो हम रचना के चरण जरूर लिखें, ठीक है। आपको रचना के चरण जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का नहीं है। इसका अथवा में कह रहा है कि यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं, BL कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है और BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका जिसका कोण A 90 डिग्री है, A 90 डिग्री है, तो इसका मतलब B यहाँ है, C यहाँ होगा। BL और CM ये माध्यिकाएं हैं, ठीक है। यदि ये माध्यिकाएं होंगी तो आपको पता है, यदि ये माध्यिकाएं हैं तो पता है आपको कि ये इनको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। माध्यिका क्या करती है, माध्यिका क्या करती है, समूह भुजा को 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। अच्छा जी, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, देखिए जी ज्ञात क्या है, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री और BL तथा CM क्या हैं, माध्यिकाएं हैं, क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। अच्छा जी, ये तो माध्यिकाएं हो गई। आपको सिद्ध क्या करना है, ये ज्ञात है, फिर सिद्ध क्या करना है आपको, रुकिए स्याही ले लेते हैं, थोड़ा सा स्याही भर लेते हैं, है ना, या फिर दूसरा मार्कर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सिद्ध करना है आपको भाई कि 4 क्वेश्चन में लिखा है BL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर प्लस 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC का स्क्वायर, है ना। क्या लिखा है, 5BC का स्क्वायर, 5BC का स्क्वायर। तो देखो कैसे इसको सिद्ध करोगे, यहाँ पे हम इसका उपपत्ति दिखाते हैं आपको ना, इसका उपपत्ति दिखाते हैं। आसान है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस आपको और इसका आंसर आ जाएगा। आपको BL चाह रहा है, यानी ये वाला चाह रहा है रेखाखंड, और CM चाह रहा है, उसके बाद आपको BC चाह रहा है, ये वाला, ठीक है। समकोण त्रिभुज MAC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CM का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। या 1 मिनट, AC हमें सिद्धि में तो चाह नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो मेरे पास AC आ रहा है, जो मेरे पास AC आ रहा है, इस AC को AC तो रहने देते हैं, AM भी नहीं चाह रहा, तो AM को हम AB/2 का आधा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं AB/2 का क्या, आधा, प्लस AC का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या करते हैं, 1 बना लेते हैं। फिर दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है ना, जिसकी हमें क्या है, ज़रूरत है। हमें BL चाह रहा सिद्धि में, तो हम ये वाला समकोण त्रिभुज पकड़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज BAL में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा BL का स्क्वायर, BL का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ठीक है, AL का स्क्वायर। अब देखो AB हमें सिद्धि में नहीं चाह रहा, तो AB को आप AB रहने दो फिलहाल, ठीक है। यहाँ हल कर देते हैं, इसके बाद ऊपर हल कर देते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे। तो यहाँ से लिखते हैं BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AL पूरे AC का क्या है, आधा, तो इसको लिख सकते हो आप AC/2 का क्या, होल स्क्वायर, AC/2 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। ये बात आप यहाँ पे कैसे लिखें, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
चलिए जी, तो समीकरण 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, 1 धन 2 करिए तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में सी एम का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में बी एल का स्क्वायर। तो सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर, सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो आपके पास ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ देखते हैं ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए बी का स्क्वायर, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास ए बी का स्क्वायर प्लस आपके पास है ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4। यहाँ से 4 और 1 मिलके कितना आ जाएगा 5 ए बी स्क्वायर अपान 4 प्लस 5 ए सी, 4 और 1 मिलके 5 ए सी स्क्वायर अपान 4। आप यहाँ से देखो तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बी सी स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो 5/4 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आप इसे कॉपी करते रहेंगे, यहाँ से आपका 5/4 कॉमन होगा। तो 5/4 कॉमन होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं आप सिंपल क्या बी सी स्क्वायर। और यही आपको सॉल्व करना था सी एम स्क्वायर। अच्छा, तो हम इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि जगह का अभाव है, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा डाटा को इरेज कर देते हैं, डाटा को इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए जी देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ से सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर आपका चलता रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से 5/4 हो जाएगा ना, 5/4, 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो सिद्धि में करना 4 ही 4 है इधर। तो 4 सी एम का स्क्वायर, 4 सी एम का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आपके पास कितना आ जाएगा 5 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बी सी स्क्वायर, 5 बी सी स्क्वायर। यहीं आपको क्या करना था सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। 25 देखा है 30/x माइनस वाई, चलिए बता ही देते हैं 30/x माइनस वाई प्लस 44/x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। और जो दूसरा दिया है 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है 13। समीकरण नंबर 2 आपसे कह रहा है कि x और y का वैल्यूज आपको पता करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें मान लेते हैं हम क्या करते हैं मान लेते हैं। माना 1/x माइनस वाई बराबर क्या कैपिटल X और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कैपिटल Y मान लेते हैं। तो इसका रूप देखो बदल जाएगा, ये बन जाएगा 30x, 1/x माइनस वाई क्या हो जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 44y बराबर कितना 10। इसको आप समीकरण कैपिटल A मानिएगा क्योंकि इसी में वैल्यूज आपको बाद में रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा है तो इसे आप छोटा फॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप ना बोथ साइड 2 से भाग कर दीजिए, 2 से गुण मतलब भाग करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ये बचेगा 15x प्लस ये आ जाएगा सिंपल 22y बराबर 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसे कैपिटल A मानिएगा। फिर ये आ जाएगा आपका 40x, ठीक है, और ये 55y बराबर 13 आ जाएगा। 40x प्लस 55y बराबर कितना 13। और इसको आप समीकरण नंबर कैपिटल B मान लीजिए, कैपिटल A और कैपिटल B। अब देखिए क्या करेंगे, ये 55 है और ये 22 है, ये 15 है और ये 40 है। तो ये तो छोटा 5 से हो जाएगा ना, इसको भी छोटा कर लीजिए, छोड़िए 5 से छोटा हो जाएगा तो 5 से इसे कटा दीजिए, भले वो उधर बटा में चल जाएगा उसे कोई मतलब नहीं। तो 5 8 40 8x प्लस 5 से कटाएंगे तो 11y बराबर ये जाएगा 13/5। इसको आप ना B मान लीजिए। इसको समीकरण क्या करिए सॉरी यहाँ पे आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए और इसे आप बढ़ा दीजिए, 2 आपके पास थे तो इसको 3 करिए, इसको 4 कर दीजिए। अब समीकरण 3 और 4 को आपको सॉल्व करके कैपिटल X और कैपिटल Y का वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ 22 है, यहाँ पे आपके पास 11 है, तो सिंपल आप समीकरण 3 में 2 से क्या करिए गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 से गुणा कर दीजिए 3 में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 15 दूना के 30x प्लस सॉरी 2 में नहीं करिए, 2 में नहीं मेरे भाई, 4 में करिए ना, 3 में नहीं। 3 में करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, खुद ही बड़ा हो जाएगा ना। तो आप समीकरण नंबर 4 में किससे गुणा करिए 2 से, समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करिए तो 15x 15 कैपिटल X प्लस 22y बराबर आपके पास आ जाएगा 5। ये ऐसे ही रहेगा
इसका गुणा कर देंगे तो 8 दूना के 16x प्लस 11 दूना के 22y बराबर आपके पास आ जाएगा 13 दूना के 26/5, 26/5। ठीक है, ये आपका 3 है समीकरण नंबर, और ये समीकरण 4 बना था तो इसको 5 कह देते हैं। घटा देते हैं, फिर माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। यहाँ से आपके पास आएगा 5 माइनस 26/5, यानी 5 बचे 25, 25 में से 26 जाएगा -1/5, -1/5, -1/5, माइनस माइनस कैंसिल होगा, कैपिटल एक्स आ जाएगा 1/5। इस कैपिटल एक्स का मान आप समीकरण नंबर 4 में रख के यहाँ से कैपिटल वाई का मान रखिए, तो आप लिखेंगे समीकरण 4 से यहाँ आ जाएगा 8 इंटू कैपिटल एक्स का मान, 8 इंटू कैपिटल एक्स का मान 1/5 प्लस 11 इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू 13/5। यहाँ से आ जाएगा 8/5, उधर जाके घट जाएगा तो 11y इज इक्वल टू 13/5 माइनस 8/5, तो 11y इज इक्वल टू आ जाएगा 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13 होता है, 5/5 कट के 1 आ जाएगा, तो कैपिटल y 1 बटा कितना आ जाएगा 11, कैपिटल y 1/11 आ जाएगा। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल y का मान आप यहाँ रखिएगा तो आपका फिर हल करना होगा तो वैल्यू जाएगा 1/x माइनस y इज इक्वल टू x, कैपिटल x का मान 1/5 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू कितना आएगा 5। इसको 5 समीकरण बना था, इसको आप 6 बना लीजिए। उसके बाद कैपिटल y का मान समीकरण b में रखिएगा तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल y, उसका मान 1/11 है तो यह जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 11। इसको समीकरण नंबर आप 6 के बाद 7 बनाइए, 6 और 7 को आप ऐड कर देंगे ना, 6 7 को आप ऐड करेंगे तो y कटेगा, आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 5 16, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8, और x का वैल्यू आप इसमें रख देंगे, x का वैल्यू आप समीकरण चाहे 5 चाहे 6 किसी में रख दीजिए। चलिए 7 में रख देते हैं, 7 में रख देते हैं x का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा आपके 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 और 3। लास्ट है कि अथवा 25 का अथवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, 25 का अथवा कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में ना, तो पहले भिन्न सवाल सुनते ही आप मान लेंगे क्या क्या, अंश और हर, माना अंश इज इक्वल टू क्या x और हर इज इक्वल टू क्या y, तो भिन्न इज इक्वल टू क्या होता है अंश बटा हर, यानी x बटा y। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करिए। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, यानी भिन्न आपके पास 1/y है, x बटा y है, उसमें अंश में 1 घटाने को कह रहा है तो 1 घटा दीजिए आप, तो इसका मान किसके बराबर हो जा रहा है, इस भिन्न का कह रहा है इसका भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, तो यह जगह 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। ये प्रथम शर्त अनुसार था ना, कौन सी शर्त थी, पहली शर्त अनुसार। उसके बाद आप लिखिएगा द्वितीय शर्त अनुसार, है ना। द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है कि यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, किसके, उसी भिन्न के हर में 8 जोड़ना है, भिन्न x बटा वाई है, हर में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है इसका मान 1/4, यानी यहाँ से 4x इज इक्वल टू कितना आएगा y प्लस 8, यानी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, घटा दीजिए, है ना। 1 को इसको नीचे लिख लीजिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 1 है, आप घटा दीजिए तो माइनस है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस का माइनस, खत्म होगा, 4 में से 3 जाएगा x, यहाँ से 8 में से 3 जाएगा 5, x का मान कितना गया 5, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए ना, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू x का मान 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 5 यहाँ 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 12, कितना आ जाएगा 12। आपसे पूछा था भिन्न, भिन्न बराबर क्या माने हैं x बटा वाई, x का मान कितना निकाले हैं 5, y का मान कितना 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/12। तो सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए। ये था आपका कोड 822 ZZ का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।